ठीक, ये क्वेश्चन है कि द सेल आउट नामक पुस्तक के लेखक कौन है। द सेल आउट काफी प्रसिद्ध पुस्तक रही और यह पुस्तक जो है सन 2015 में प्रकाशित हुई। कब? 2015 में प्रकाशित हुई और इस पुस्तक के लेखक एक अमेरिकन थे। कौन थे? एक अमेरिकन राइटर थे और यह पुस्तक इतनी ज्यादा चर्चित हुई कि इसे सन 2016 में दो अवार्ड मिले। एक था नेशनल बुक क्रिटिक्स सर्कल अवार्ड, तो सन 2016 में इस किताब को नेशनल बुक क्रिटिक्स सर्कल अवार्ड से सम्मानित किया गया। और दूसरा जो सबसे बेहतरीन अवार्ड इसे मिला 2016 में इस बुक को मैन बुकर से भी सम्मानित किया गया। तो मैन बुकर प्राइज भी इस पुस्तक ने जिताया अपने ऑथर को। तो ये किताब बेसिकली सबसे ज्यादा प्रसिद्ध क्यों थी? अमेरिका की कुछ समस्याओं को लेकर के इस किताब ने एक व्यंग्यात्मक कथा लिखी थी, तो यह किताब व्यंग के लिए काफी फेमस हुई और इस पुस्तक के लेखक थे पाल बेट्टी साहब। कौन था लेखक इसका? इसका राइट आंसर होगा पाल बेट्टी, जो अमेरिका के एक प्रसिद्ध व्यंग्यात्मक लेखककार है। क्लियर? तो ये रहा आपका पहला सवाल। आते हैं हम लोग सेकंड नंबर क्वेश्चन पे। जी हां, शकल से शायद आप पहचान रहे होंगे, पुस्तक है माई कंट्री माई लाइफ। ये एक ऐसी किताब है जो भारतीय राजनीति को लगभग 100 वर्षों तक दर्शाती है। 1900 से लेकर के सन 2004 तक के भारतीय राजनीतिक इतिहास को इस किताब ने बताया है और इस किताब के लेखक भारत के उप प्रधानमंत्री भी रहे हैं। सन 2002 से 2004 के मध्य भारत के उप प्रधानमंत्री रहे मिस्टर लाल कृष्ण आडवाणी इस पुस्तक के लेखक हैं। जैसा कि आपको डायग्राम में दिख भी रहा होगा, तो एल के आडवाणी साहब ने अपने राजनीतिक जीवन और साथ साथ बेसिकली भारत के राजनीतिक इतिहास को इस किताब में लिखा है। तो यह किताब जो है एल के आडवाणी साहब की आत्मकथा भी है। क्लियर? और भारत के राजनीति का इतिहास भी बताती है लगभग 100 वर्षों का। अगला क्वेश्चन ये है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने अपनी आत्मकथा एन अनसुटेबल बॉय का लोकार्पण किया? तो ये किताब बेसिकली अनसुटेबल बॉय ये सन 2017 में प्रकाशित हुई। कब? 2017 में यह बुक जो है एडिशन हुआ इसका। ये भारतीय फिल्म के इतिहास के साथ साथ अपने ऑथर के बचपन की कहानी को ज्यादा फोकस करती है। तो यह किताब किसी के बचपन की कहानी है, जो बचपन की कहानी के बाद वो बताता है कि फिल्म इंडस्ट्रीज में निर्देशन करने के लिए जब वो आया तो उस व्यक्ति को कितना संघर्ष करना पड़ा और आज वह बुलंदियों की ऊंचाई पर है और उस व्यक्ति का नाम है करण जौहर। तो ये बुक करण जौहर की बेसिकली आत्मकथा भी है और साथ साथ भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के संघर्ष को भी बयां करती है। क्लियर? तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, सीटीबीटी का पूरा नाम क्या है? सीटीबीटी बेसिकली एक ऐसी संधि है, एक ऐसा जो है मसौदा है जो 1993 में तैयार हुआ। ये 1993 में तैयार हुआ और इसे तैयार किया यूएसए ने। कारण क्या था? यूएसए देशों को परमाणु शक्तियों से मुक्त रखना चाहता था और साथ साथ दुनिया में परमाणु को लेकर के एक विध्वंसक माहौल ना बने, इसको आगे बढ़ाने के लिए यूएसए के प्रयास से ही सन 1996 में इस सीटीबीटी को या परमाणु अप्रसार को, जिसे आप परमाणु अप्रसार कहते हैं, इसे यूएनओ ने भी पारित कर दिया। तो 1993 में यूएसए ने और 1996 में इसे यूएनओ ने मंजूरी दी। दुनिया के लगभग सारे देशों ने इस पर हस्ताक्षर किए, लेकिन 3 देश ऐसे रहे जिसने इसे मानने से इनकार कर दिया। उसमें से एक आपका भारत रहा। भारत जो काम नहीं करता उसके अगेंस्ट पाकिस्तान सदैव खड़ा होता है, तो इस काम को पाकिस्तान ने भी मना करना पड़ा। ठीक, पाकिस्तान ने भी मना कर दिया। और तीसरा देश रहा उत्तर कोरिया। तो उत्तर कोरिया ने भी इस पर हस्ताक्षर नहीं किया। बेसिकली जिसे आप सीटीबीटी कहते हैं वो है कंप्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी। काहे का टेस्ट बैन? ये न्यूक्लियर वेपन के टेस्ट बैन के लिए बनाया गया एक मसौदा है
जिसमें किसी भी देश को न्यूक्लियर वेपन के टेस्ट करने को प्रतिबंधित किया गया है। क्लियर? तो इसे आप कह सकते हैं कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी। क्या फुल फॉर्म होगा इसका? कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी। क्लियर? अगले सवाल पे चलते हैं जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा। जी हाँ, एक बेहतरीन सवाल है ये, थोड़ा सा आपको परेशान कर सकता है बट इतना भी परेशान आपको नहीं करेगा क्योंकि मैंने आपको काफी कुछ पढ़ा रखा है। ठीक, क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय ग्रिड कंप्यूटिंग इनिशिएटिव फॉर साइंटिफिक इंजीनियरिंग एंड एकेडमिक कम्युनिटी का नाम क्या है? भाई देखिए, ये एक ऐसी संस्था है जो देश का पहला सर्वव्यापी कंप्यूटेशन है। क्या है ये बेसिकली एक कंप्यूटेशन है और ये देश का पहला कंप्यूटेशन है। ठीक, पहला सर्वव्यापी, ये पहला सर्वव्यापी है और इस पंक्षी के नाम पर इसका नाम पड़ा हुआ है। अब ये पंक्षी कौन है आप पहचानिए। इस सर्वव्यापी कंप्यूटेशन के लिए भारत ने 17 केंद्र बनाए हैं। कितने? 17 केंद्र बनाए हैं। तो बेसिकली ये 17 केंद्रों से संचालित होने वाला एक कंप्यूटेशन है। इसका नाम है गरुड़। क्या नाम रखा गया है इसका? इसका नाम रखा गया है गरुड़। यह 17 सेंटरों से पूरे देश में कंप्यूटेशन को नियंत्रित करेगा। क्लियर? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है NIN नेशनल ठीक राष्ट्रीय पोषण संस्थान का केंद्रीय कार्यालय कहां है? ठीक, NIN। ठीक, तो भाई NIN की अगर आप बात करते हैं तो NIN की स्थापना हुई थी 1918 में। कब? 1918 में जब हुई थी तो इसका कार्यालय खोला गया था कुन्नूर में। कुन्नूर जो कहां है? कुन्नूर आपके आंध्र प्रदेश में है। तो आंध्र प्रदेश में खोला गया, लेकिन 1958 में इसका कार्यालय बदला गया और इसका कार्यालय जो है स्थानांतरित करके कर दिया गया हैदराबाद में। कहां पर? हैदराबाद में। बेसिकली इसका काम क्या है? इसका काम है कमजोर तथा मजबूरिया समाज के पिछड़े हुए लोगों को इष्टतम भोजन और पोषण की उपलब्धता कराना तथा प्रजनन दर जैसी चीजों को संतुलित करके उसे नियंत्रित करना, साथ ही साथ पोषण के स्तर को और आगे बढ़ाना। तो इसके लिए इसका मुख्यालय खोला गया है। कहां पर? हैदराबाद में इसका मुख्यालय। क्लियर? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग जो आपका 7वां क्वेश्चन होगा। यस, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंध अकादमी कहां पर स्थित है? राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंध अकादमी ICSR के अंडर में है, ये काम करती एक संस्थान है। बेसिकली इसका काम क्या है? यह अनुसंधान से संबंधित संस्था है। तो यह कृषि रिसर्च, तो कृषि अनुसंधान, ठीक, और कृषि अगर अनुसंधान का काम कर रही है संस्था तो साथ साथ कृषि शिक्षा पर भी यह कार्य करती है। तो एग्रीकल्चर एजुकेशन प्लस एग्रीकल्चर रिसर्च के क्षेत्र में काम करती है। यह संस्था खोली गई 1976 में। कब खुली? यह 1976 में खोली गई और इसका मुख्यालय बनाया गया कहां पर? हैदराबाद में। और हैदराबाद आंध्र प्रदेश में स्थापित किया गया था, लेकिन वर्तमान समय में यह हैदराबाद कहां चला गया है? यह हैदराबाद अब चला जाएगा तेलंगाना में। क्लियर? तेलंगाना की राजधानी होगा। तो 1976 में आंध्र प्रदेश का हिस्सा रहा, लेकिन वर्तमान 2019 में यह तेलंगाना का अंग बन चुका है। क्लियर? आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग। जी हाँ, ये रहा अगला सवाल। विश्व व्यापार संगठन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है, WTO। तो WTO कब किस वर्ष अस्तित्व में आया? बेसिकली जब सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ तो सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद ही एक संस्था थी आपके यहां जिसे आप कहते थे GATT, गैट। क्या थी? एक गैट नाम की संस्था थी जो विश्व के व्यापार को नियंत्रित कर रही थी। लेकिन धीरे धीरे इस गैट को जो है बदला गया और इसे एक नया नाम मिला, विश्व व्यापार संगठन। और इस विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय खोला गया कहां पर? जनेवा में। कहां पर? जनेवा में। जेनेवा इसका मुख्यालय रहा है, जेनेवा इसका मुख्यालय है। तो जनेवा में इसका केंद्र बनाया गया, मुख्यालय बनाया गया और इसकी स्थापना की गई 1994
5 में 1995 में। क्लियर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं जो आपका 9वां क्वेश्चन होने वाला है। यस, निम्नलिखित में से कौन सा देश हिंद महासागर तटीय क्षेत्रीय सहयोग संघ IORA का सदस्य नहीं है? तो IORA की जहां तक बात है तो इसकी स्थापना हुई 1997 में। कब हुई? इसकी स्थापना हुई 1997 में, 1997। और जब स्थापना हुई तो स्थापना के समय इसके मात्र 14 सदस्य देश थे। कितने? मात्र 14। लेकिन वर्तमान की बात करें तो वर्तमान समय में इसमें कुल 21 सदस्य हैं। कितने? 21 सदस्य देश हैं, जिसमें भारत भी सम्मिलित है। भारत इसका संस्थापक सदस्य है। भारत जो है संस्थापक सदस्यों में है। ठीक, संस्थापक सदस्य है। इन 21 देशों के सिवा इसमें 7 ऐसे देश हैं जो अतिथि देश होते हैं। क्या होते हैं? अतिथि देश होते हैं, जिन्हें आप ऑब्जर्वर कहते हैं। और उसमें अमेरिका भी शामिल है, साथ साथ चीन भी शामिल है। तो चीन जो है हिंद महासागर क्षेत्रीय सहयोग संगठन का यह सदस्य नहीं है, बल्कि एक ऑब्जर्वर है। क्लियर। आते हम लोग अपने आखिरी सवाल पे। जी हां, परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन हुआ था। परमाणु ऊर्जा आयोग बेसिकली भारत का एक ऐसा संगठन है जो अपने अनुसंधान केंद्र माध्यमों से भारत में परमाणु ऊर्जा को बढ़ा रहा है। इसकी स्थापना हुई 1948 में। ठीक, और इसका मुख्यालय बनाया गया, इसका मुख्यालय रहा मुंबई में। ठीक, तो यह भारतीय परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत काम करने वाला एक संगठन है जो 1948 में स्थापित हुआ मुंबई में। ठीक, और यह देश में 5 अनुसंधान केंद्रों के अंतर्गत काम करता है। 5 अनुसंधान केंद्र हैं इसके अंदर में। नंबर 1 है बार्क, BARC, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। तो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर कहां पर है? यह मुंबई में है। ठीक, दूसरा संगठन है IGCR, दूसरा है IGCR। ठीक, IGCR का मतलब है इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च। ये है कलपक्कम में, ये है मुंबई में, और ये है आपका कलपक्कम में। कहां पर? कलपक्कम। कलपक्कम कहां पे है? आपके तमिलनाडु में है। ठीक है, तो ये दूसरा संगठन रहा। तीसरा संगठन इसी में एक और बनाया, क्योंकि मैंने बताया 5 सेंटर हैं। 5 है RRCTA। क्या है? RRCTA राजा रमन्ना। RR का मतलब है राजा रमन्ना सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी, और ये खोला गया है कहां पर? इंदौर में। कहां पर? इंदौर में। तो 3 सेंटर ये हो गए। 2 सेंटर है इसका VECC, वेरिएबल एनर्जी साइक्लोन सेंटर। ठीक, तो VVCC। ठीक, सॉरी, चौथा सेंटर क्या है? VECC ये आपका है कहां पर? ये इंदौर हो गया। इंदौर के बाद ये है कलकत्ता में। कहां पर? कलकत्ता में है। और 5वां इसका रिसर्च सेंटर है। इसके 5 रिसर्च सेंटरों में इसका 5वां रिसर्च सेंटर खोला गया है। कहां पर? 5वां सेंटर हैदराबाद में है। इसका नाम है AMD। क्या नाम है? AMD, एटॉमिक एनर्जी डायरेक्टर। ठीक, AMD है ये, एटॉमिक एनर्जी डायरेक्टर। ये आपका खोला गया है, ये सबसे लास्ट में इसको स्थापित किया गया है हैदराबाद में। कहां पर? हैदराबाद में। तो ये 5 सेंटर ऐसे हैं जिनके माध्यम से जो है परमाणु ऊर्जा आयोग अपने रिसर्च का काम करता है। जबकि इसका मुख्यालय अगर आप देखें तो कहां पर है? इसका मुख्यालय है आपके मुंबई में, जो है मुख्य ऑफिस है, और यह स्थापित हुआ 1948 में। क्लियर फ्रेंड्स? तो आज की अग्नि परीक्षा में बस इतना ही। बट आज आपके लिए एक छोटी सी सूचना है, और वह सूचना काफी महत्वपूर्ण है।